हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर प्लानिंग। सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग इस चैप्टर का सब नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ एंड whom। कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और क्या करेगा। ये चार चीजों को एडवांस में सोचना इज नोन एज प्लानिंग, ताकि आपका गोल इजीली अचीव हो सके। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू द ऑब्जेक्टिव। आप प्रॉपर प्लान करोगे तभी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे। तो प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव को सेट करने में मदद करता है और उसको अचीव करने में मदद करता है। दो चीजों में हेल्प करता है प्लानिंग। प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग मैनेजमेंट का, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग ही है। मैनेजमेंट की 5 फंक्शन क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, जिसके बिना बाकी काम चालू ही नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट है परवेसिव। प्लानिंग इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, या फिर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कोई भी लेवल हो, सब जगह प्लानिंग लगता है। हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग लगेगा। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक यानी फॉरवर्ड लुकिंग, हमको आगे क्या करना है ये एडवांस में सोच रहे हैं। सो प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, या प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग कंटिन्यूअस, आपको लगातार प्लानिंग करते रहना पड़ेगा। कभी कोई नया प्रॉब्लम आएगा, कभी स्टाफिंग का प्रॉब्लम, कभी कोई और चीज का प्रॉब्लम, आपको हर समय नए नए प्लान बनाते रहने पड़ेंगे। प्लानिंग में डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियसली प्लानिंग किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर में क्या करना है, नहीं करना है, उसको लेकर डिसीजन मेकिंग है। अगर अपने पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो उनमें से कौन सा चूज करना है, ये सब प्लानिंग होता है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, फिजिकल नहीं है। प्लानिंग मेंटली होती है। जितना आपको हायर थिंकिंग रखना पड़ता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ता है, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो एनालाइज करना पड़ता है। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है। क्या करने से उसका क्या रिजल्ट रहेगा ये आपको एडवांस में सोचना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का क्या फायदा है? प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देता है, किस तरफ मूव करना है, एम्प्लॉयज का एफर्ट किस डायरेक्शन में होगा, क्या मेरा मेन गोल है, टारगेट है जिसको अचीव करना है। तो प्लानिंग आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है। प्लानिंग रिस्क और अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है, एंड नहीं करता, खत्म नहीं करता, कम करता है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। वो फालतू एक्टिविटीज जिसका कोई फायदा नहीं है, आप प्लानिंग के टाइम में डिसाइड करते हो कि उसको हटा दें। ओवरलैपिंग यानी कोई काम दो बार नहीं होगा। आप पहले ही प्लान हो कौन सा काम कौन करेगा, कब करेगा, तो कोई भी काम रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इनोवेटिव। प्लानिंग आप में इनोवेटिव आइडियाज लाता है, क्योंकि प्लानिंग एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले नहीं करते। तो जब ग्रुप में बैठोगे तो नए नए आइडियाज आएंगे, कुछ बेटर क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। प्लानिंग आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। प्लानिंग आपको आपका गोल तक पहुंचने में, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्लानिंग एक स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग सेट करता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर में कोई गड़बड़ हो उसको पता लगा के ठीक करना। तो वो गड़बड़ हुआ है नहीं भाई, ये प्लानिंग के थ्रू ही तो पता लगेगा। अगर आपका प्लान है कि 1 लाख यूनिट बनाना है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि 1 लाख पीस बनाना है, अब कंट्रोलिंग के टाइम में आप देखोगे ना 80,000 ही बना, तो 20,000 क्यों कम बना, उसको कैसे ठीक करना है आगे फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग आपको कंट्रोलिंग का एक टारगेट बना के देता है, स्टैंडर्ड सेट करके देता है कि क्या कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है। तो ये है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट आंसर है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या बुराई है? तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। दुनिया में आपने देखा होगा कि कोई जब हम प्लान करते हैं फिर लोग उसको बदलना नहीं चाहते, उसको वैसे ही फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार सोचना, बार बार प्लान करना किसी को पसंद नहीं। तो जो प्लान कर लिया वही एग्जैक्टली फॉलो करेंगे, चेंज फिर किसी को पोसाता नहीं। तो प्लानिंग आप में रिजिडिटी लेकर आता है। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। अगर ऐसा कोई बिजनेस एनवायरनमेंट है जहाँ चीजें बार बार बदलती है और फ्रिक्वेंटली बदलती है, बार बार बदल रही है और जल्दी जल्दी बदल रही है, उस एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम नहीं करेगा। क्योंकि आपने एक चीज सोचा, फिर आगे जाके कुछ चेंज हो गया तो आपका तो प्लान फेल हो गया। मान लो गवर्नमेंट ने अचानक बार बार गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज कर रहा है, बार बार आपका कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी बदल रहा है, तो फिर वहां पे आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखो प्लानिंग ना रिजिड बना देता है, जो बन गया बस वही करेंगे, ब्लाइंडली उसी को फॉलो करेंगे। कुछ अलग सोचना फिर लोग बंद कर देते हैं। तो जब अलग सोचना बंद करेंगे तो आप में क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि प्लानिंग में आपको एक्सपर्ट लगते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट आपको प्लानिंग में मदद करेंगे, वो ह्यूज चार्जेस लेंगे। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि प्लानिंग तुरंत नहीं होता, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत चीज़ों को इवेलुएट करना पड़ता है। अलग अलग एक काम करने को 10 तरीके हो सकते हैं,
तो 10 तरीके में सबको इवेलुएट करके उसमें से एक चूज करना है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। जरूरी नहीं हम जो प्लान बनाए वो सही हो, जरूरी नहीं हम जो प्लान बनाए उसमें हमको सक्सेस मिल ही जाए या वही वे आपका काम कर जाए। आपने एक चीज़ सोचा था, हो सकता है वो गलत हो गया, तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ऐसा होता तो फिर कोई दुनिया में कंपनी बंद ही नहीं होता, सबका प्लान सक्सेसफुल होता। नेक्स्ट है प्लानिंग का, वो तो इंटरनल लिमिटेशन से जो आपने पढ़े। अब आते हैं एक्सटर्नल लिमिटेशन पे। तो एक्सटर्नल में नेचुरल कैलामिटी आ गया, फ्लड आ गया, टाइफून आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और आपने जो प्लान किया था वो फेल हो गया। कॉम्पिटिटर ने अपना पॉलिसी बदल दिया, तो आपका प्लानिंग, अब आपसे उसका बेटर पॉलिसीज है या उसने बेटर स्ट्रैटेजी बनाई है या बेटर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, आपका प्लानिंग फेल हो जाएगा। चेंज इन टेस्ट एंड फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। मार्केट का ट्रेंड बदल गया, लोगों का टेस्ट, फैशन, चॉइस, पसंद बदल गया, तो आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। आपने 1 लाख पीस बना दिया, अब उस प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं रहा, लोगों का वो पसंद ही नहीं आ रहा, तो आपका प्लान फेल। आपने एक टेक्नोलॉजी खरीदा, अचानक मार्केट में इसके तुरंत बाद नया टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गया, तो आपका टेक्नोलॉजी पुराना हो जाएगा, आपका प्लानिंग काम नहीं करेगा। गवर्नमेंट ने अचानक टैक्सेस वगैरह के पॉलिसीज बदल दी, इकोनॉमिक पॉलिसी बदल गई देश में, अचानक रिसेशन आ गया, अचानक बैंकों ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, आपका प्लान फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर है प्लानिंग का प्रोसेस, प्लानिंग का स्टेप्स। पहले, सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करना पड़ेगा। अब आपको प्रेमाइसेस डेवलप करना पड़ेगा, मतलब क्या क्या उस गोल को पूरा करने के लिए आपको एजम्पशन, क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है वो फोरकास्ट करना, वो एज्यूम करना पड़ेगा कि 6 महीना बाद क्या हो सकता है, 8 महीना बाद क्या हो सकता है, 1 साल बाद क्या हो सकता है, आपने जो प्लान बनाया उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, यानी आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। डेवलपिंग प्रेमाइसेस माने एज्यूम करना चीज़ों को। अब आपको एक काम करने के ऑल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के जो ऑल्टरनेटिव वेज है उनका लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका सेल बढ़ाने का टारगेट है 10% से, तो आपने सोचा या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, या फिर ज़्यादा डिस्काउंट देके सेल बढ़ाएं, या एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा करें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उससे सेल बढ़ाएं, या मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करें, या सेल्समैन भेजें डोर टू डोर। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, सबका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, हर एक में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, तो आपको सबके पॉजिटिव और सबके नेगेटिव ढूंढने, जिनमें मिनिमम नेगेटिव है या जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव है वो आपको चूज करना पड़ेगा। सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, अब आप एक चूज करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे और टाइम टू टाइम फॉलो अप करोगे कि आपका जो प्लानिंग है वो सही से चल रहा है कि नहीं, आपने जो वे चूज किया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, सब चीज़ें ठीक से हो रही है कि नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लान सब चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर, प्लान का कितना टाइप्स है। तो 2 टाइप के प्लान होते हैं, सिंगल यूज या स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान मतलब वन टाइम यूज प्लान, एक प्लान एक बार बना, यूज हुआ, अब उसको डिसगार्ड कर दो और नया प्लान बनाओ अगली बार के लिए। तो ये सिचुएशन के हिसाब से होता है, जब आपकी एक सिचुएशन में आपने एक प्लानिंग किया, अगले सिचुएशन में कुछ और प्लानिंग, यहाँ पे आपका प्लानिंग वन टाइम प्लान है, सिंगल यूज। तो जनरली ये प्लान वंस यूज हो रहे हैं, ये कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होते हैं खाली, जैसे ही वो सिचुएशन ओवर वो प्लान डिसगार्ड हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। इसके एग्जाम्पल है बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट बनाना, तो हर प्रोजेक्ट अलग अलग होगा, हर प्रोग्राम अलग होगा, हर साल का बजट अलग होगा, तो ये हो गया सिंगल यूज प्लान। फिर एक आता है स्टैंडिंग प्लान, मतलब रिपीट यूज प्लान, एक प्लान बना लिया वो बार बार काम लगेगा, चेंज भी होगा तो बहुत टाइम के बाद चेंज होगा, बार बार चेंज नहीं होगा वो प्लान आपका। तो ये प्लान इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए होंगे, स्टेबल रहेंगे, बार बार बदलेंगे नहीं, ये आपको स्मूथ फंक्शनिंग में काम आएंगे, जैसे आपका पॉलिसीज, रूल्स, ये सब कभी बदलते नहीं है बार बार। तो ये हुए सिंगल यूजर्स। अब आता है टाइप्स ऑफ प्लान। तो एक टाइप के प्लान है ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीड्योर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। इनमें पहला दोनों ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी नाइदर सिंगल है नॉर स्टैंडिंग है। लास्ट वाले दोनों प्रोग्राम और बजट, ये दोनों सिंगल यूज है। तो ये सिंगल है, ये नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग है। और ये बाकी चारों पॉलिसी, प्रोसीड्योर, मेथड और रूल, ये सब स्टैंडिंग प्लान है, मतलब कंटिन्यू रहेंगे लॉन्ग टर्म तक। आते हैं सबसे पहले प्लान के ऊपर ऑब्जेक्टिव, देखो लिखा भी है नाइदर सिंगल नॉट स्टैंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको क्या टारगेट अचीव करना है।
ऐसा टारगेट जो नंबर्स में मेजर हो सके वैसा होना चाहिए। अचीवेबल यानी अचीवमेंट पॉसिबल होना चाहिए। रेलेवेंट यानी काम का होना चाहिए। और टाइम बाउंड मतलब जब भी आपने प्लान बनाया आपको ये भी बनाना पड़ेगा कि कितने दिन में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर एक प्लान में ऑब्जेक्टिव में ये सब फीचर्स हैं तो वो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। मतलब आपको ये सोचना है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या रिजल्ट अचीव करना है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है जिसकी तरफ हमको मूव करना है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल बिजनेस को गाइड करेगा क्योंकि उसी टारगेट की तरफ सब कुछ मूव होगा। ये वो आप और ये टॉप लेवल वाले बनाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट वर्ड जो केस स्टडी में काम आ सकता है आपके, वो एक तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो यहाँ पे बहुत काम का आप याद रख सकते हो, वो है ब्लूप्रिंट। तो स्ट्रैटेजी होता क्या है? ये जो ओवरऑल प्लान बनाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान या ब्लूप्रिंट। जैसे एक बिल्डिंग बनता है तो उसमें किस तरफ किचन होंगे, किस तरफ वॉशरूम होंगे, किस तरफ बेडरूम होगा, ये एक स्ट्रैटेजी हुआ। तो कंपनियों का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कंपनी टारगेट को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म में कैसे मूव ऑन करना है, अगले 4 साल में क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे, कौन सा वे ऑफ एडवर्टीजमेंट मेरे लिए बेटर होगा, ज़्यादा टीवी में ऐड करें कि ज़्यादा न्यूज़पेपर में, ज़्यादा पैम्पलेट बांटे या ज़्यादा रास्ते में होर्डिंग लगाएं। ये मेरी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। स्ट्रैटेजीज मतलब आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जिसको आप ब्लूप्रिंट भी बोलते हो। यह आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के बनता है। ये लॉन्ग रन के लिए होता है। ये आपको आउटलाइन ऑफ द बिजनेस देता है। इसीलिए मैंने इसको ओवरऑल प्लान कहा था। ये कौन बनाते हैं? ये भी टॉप लेवल वाले लोग ये बनाते हैं। वो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को क्लियरली समझते हैं और उसी हिसाब से फ्रेमिंग करते हैं स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी का डिसीजन लॉन्ग रन होता है और टॉप मैनेजमेंट बनाता है। नेक्स्ट आता है पॉलिसी। पॉलिसी मतलब अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में आप फंसो तो उस सिचुएशन में आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा। मान लो अचानक लेबर ने स्ट्राइक कर दिया तो आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा। मान लो अचानक सप्लायर ने स्ट्राइक कर दिया तो जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा। डिमांड गिर गया तो जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा एक कंपनी का। तो प्रॉब्लम को हैंडलिंग करने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या वे होता है, वही होती है आपकी पॉलिसी। अलग अलग प्रॉब्लम जब आए तो उस सिचुएशन को बेटर वे में कैसे हैंडल करें उसके लिए जो प्लानिंग बनती है उनको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे किसी कंपनी को जब बहुत ज़्यादा लॉसेज लग गए तो उन्होंने प्लान बनाया नो क्रेडिट और सेल पॉलिसी, मतलब उधार में नहीं बेचेंगे, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी। या फिर कोई कंपनी डिसीजन ले रहा है कि वो खुद बनाएगा कि खरीद के बेचेगा। जैसे मान लो मैं मोबाइल बनाता हूँ तो चार्जर मैं खुद बनाऊँ कि चार्जर सिर्फ खरीद के बेच दूँ, चार्जर खरीदूँ बॉक्स में पैक करके बेच दूँ, खुद से नहीं बनाऊँ। तो मेक और बाई करना है या फिर क्रेडिट में उधार में बेचना है कि नहीं बेचना है, ये सब प्लानिंग को बोलते हैं पॉलिसी। जब आप कोई प्रॉब्लम में फंसे तो आप एक पॉलिसी बनाते हैं जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन के लिए होती है, सॉल्व करने के लिए, तो वो आपकी है पॉलिसी। प्रोसीड्योर क्या होता है? प्रोसीड्योर मतलब प्रोसीड्योर देखो स्टैंडिंग प्लान है, पॉलिसी स्टैंडिंग प्लान है। पहले वाले दोनों नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल थे। पॉलिसीज अब आया, नेक्स्ट वर्ड आया प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर मतलब स्टेप्स, किसी को काम को करने का स्टेप्स। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे पहला स्टेप होगा कपड़े की कटिंग होगी, उसके बाद उसकी स्टिचिंग होगी, उसके बाद उसमें बटन्स लगाए जाएंगे, उसके बाद उसका ओवरऑल कंप्लीशन हो गया, पैकेट में पैकिंग करके बेचा जाएगा। ये मेरा स्टेप्स हो गया एक काम को कंप्लीट करने का। जैसे एक एग्जांपल दूं, चाय कैसे बनती है? तो चाय बनाने के लिए पहले दूध गर्म करो, गैस ऑन करो पहले, फिर दूध गर्म करो, उसके बाद उसमें पानी डालो। बहुत जन पहले पानी गर्म करते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, फिर उसको और बॉईल करते हैं, फिर उसको छान के पीते हैं। तो ये हुआ चाय बनाने का पूरा वे में स्टेप्स, किसी काम को करने का स्टेप्स। तो प्रोसीड्यूर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टेब्लिश इन एडवांस टू हैंडल अ फ्यूचर कंडीशन। आप किसी काम को कैसे करोगे, आपका एग्जैक्ट मैनर क्या होगा, क्रोनोलॉजिकली स्टेप्स क्या होंगे। जैसे एक स्कूल में एडमिशन का प्रोसीड्यूर क्या हो सकता है कि वहाँ पहले आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद में आपके पेरेंट के साथ और आपके साथ प्रिंसिपल का काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़, यही हो गया एक तरीके से प्रोसीड्यूर। नेक्स्ट आता है मेथड। अच्छा, यहाँ पे स्टेप्स में एक चीज़ और लिखा है देखो प्रोसीड्यूर में कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा, जो मैंने कहा था। ये प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से डिसाइडेड होगा कि लेबर को कैसे, ताकि लेबर लोग कंफ्यूज ना हो
उनको पता रहे एग्जैक्टली क्या स्टेप्स फॉलो करने प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए। नेक्स्ट है मेथड। मेथड का मतलब हो गया सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग जॉब। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं मैनुअली प्रोडक्ट बनाऊं कि ऑटोमेटिक बनाऊं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन से बनाऊं। मैं यहाँ से कहीं जाने के लिए, यहाँ से दिल्ली जाने का बहुत तरीका हो सकता है, ट्रेन से जाऊं, प्लेन से जाऊं या बाई बस जाऊं, तो वो मेरा हो गया मेथड। मैं किस मेथड से वो काम करूं। मेथड एकदम क्लियर होना चाहिए था कि एम्प्लॉइज के मन में कोई डाउट नहीं हो। यूनिफॉर्मिटी रहे, बार बार मेथड बदलो मत। मेथड का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इससे कम नहीं होगा काम। गाइडेंस करेगा वो एम्प्लॉय को, एम्प्लॉइज को कब क्या करना है वो उनको क्लियर रहेगा इससे। तो मेथड क्या हुआ, कोई काम को कंप्लीट करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो उनमें से कौन सा तरीका तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा। जैसे डिप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन और WDV, तो तुम कौन सा मेथड चूज करोगे। और अगर वही मैं जब प्रोसीड्यूर बोलता हूँ तो अकाउंट्स में पूरा अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे बनता है। सबसे पहले एक वाउचर बनता है, उसको देख के जर्नल एंट्री पास होती है, जर्नल एंट्री देख के लेजर बनती है, लेजर को देख के ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस को देख के फाइनल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट PL वगैरह, फिर रेशियोज कैलकुलेट होते हैं। तो ये एक स्टेप्स हो गया, ये हो गया प्रोसीड्यूर। और WDV करूँ कि स्ट्रेट लाइन करूँ, कैश बेसिस से अकाउंट बनाऊँ कि एक्रूअल बेसिस से अकाउंट बनाऊँ, ये हो गया मेथड। नेक्स्ट है रूल्स। रूल्स क्या बोलता है, रूल्स मतलब तुम्हारे एम्प्लॉइज के लिए क्या डूज एंड क्या डोंट्स है। तो डूज एंड डोंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज को क्या नहीं करना है और क्या करना है, उनका क्या एक्शन होगा और क्या नॉन एक्शन होगा। उनको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा रूल्स, नहीं फॉलो करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट होगा, कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं फाइन पेनल्टी लग सकता है। जैसे एक रूल है नो स्मोकिंग इन द ऑफिस, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में स्मोक नहीं करें। डोंट स्पिट ईयर, जैसे सुबह 8:30 बजे ऑफिस घुस जाना है, उससे लेट हो गए तो आपका सैलरी कटेगा 1 दिन का, 2 दिन का छुट्टी लोगे तो पहले से इन्फॉर्म करो वरना पैसा कटेगा। तो ये हो गए रूल्स, क्या एम्प्लॉइज को करना है क्या एम्प्लॉइज को नहीं करना है। प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में आना है, इनफॉर्मल में नहीं आना है, सिर्फ सैटरडे को इनफॉर्मल में आ सकते हो। अच्छा नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक सिंगल यूज प्लान है। प्रोग्राम मतलब क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट या एक पर्टिकुलर टास्क। जैसे मेरे को एक बिल्डिंग बनाने का काम मिला है, तो वो बिल्डिंग मेरा पूरा एक प्रोजेक्ट हुआ। वो बिल्डिंग के लिए जो मैं प्लानिंग करूंगा दैट इज नोन एज प्रोग्राम। मेरे को स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स के लिए प्लानिंग करना दैट इज प्रोग्राम, पूरा एक प्रोजेक्ट या पूरा एक टास्क। मेरे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स है, उसके लिए पूरा क्या खाना होगा, क्या ड्रेस कोड होगा, क्या क्या इवेंट्स होगा, ये सब प्लानिंग करना दैट इज प्रोग्राम। तो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जब आप ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर और रूल सेट करते हो, ऑल दिस प्लान को जब एक साथ लेकर आते हो पर्टिकुलर प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज नोन एज प्रोग्राम। तो देखो ये डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीड्यूर और रूल सेट कर रहे हो। OPPR, O से ऑब्जेक्टिव, P से पॉलिसी, P से प्रोसीड्यूर, R से रूल। ये अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग बनेगा, इसीलिए सिंगल यूज प्लान है। अब एनुअल स्पोर्ट्स में तुम जो कर रहे हो सेम आप एनुअल फंक्शन में नहीं रख सकते। हर साल एनुअल स्पोर्ट्स में आपका प्रोग्राम बदलेगा, हर साल एनुअल स्पोर्ट्स सेम जैसा थोड़ी ना करोगे, तो बदलेगा वो। इसीलिए मैंने कहा ये प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट के लिए। एंड लास्ट है बजट। बजट मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है तुम्हारा इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ये वर्ड याद रखना। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स इज नोन एज बजट। तुम बजट बनाते हो एक काम को पूरा कैसे करेंगे, कितना सेल होगा, कितना परचेज करेंगे, कितना रेंट लग सकता है, कितना एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर सकते हैं, सबका जब तुम फ्यूचर के लिए अगले 1 साल के लिए प्लानिंग करते हो न्यूमेरिकल टर्म्स में, कितना आउटपुट होगा मेरा, कितना वेस्टेज हो सकता है, ये सब जब न्यूमेरिकल टर्म में सेट करते हैं फ्यूचर के लिए दैट इज नोन एज बजट। तो ये बजट का ये न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस हो रहा है। यहाँ हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में उसको कंपेयर कर सकें एक्चुअल से। यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्वांटिफाई कर रहे हैं। ये एवरी लेवल पे बनेगा बजट, सब अपने अपने लेवल पे बजट बनाते हैं। और बजट कंट्रोलिंग के काम आएगा, क्योंकि तुम बजट बना के रखोगे, फिर अगर उससे ज़्यादा खर्चा जा रहा है, तुमने बजट बनाया पूरे साल में एडवर्टीजमेंट पे 50,000 रुपया खर्चा करना है, अब तुम देख रहे हो कि ऑलरेडी 6 महीना बीता और 45,000 लग चुका, तो तुम फिर उसी को ठीक करने की कोशिश करते हो कि आगे कैसे मैनेज करना है। तो बजट तुमको कंट्रोलिंग में हेल्प करता है। ये था चैप्टर प्लानिंग। नेक्स्ट चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर क्या चीज के बारे में बात करता है,
बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा बात करता है वो 4 चीज जो तुम्हारे बिजनेस के परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करे, उसी को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। वो 4 चीज क्या है सर? फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। फोर्सेज एंड फैक्टर्स मतलब एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये सब हो गए फोर्सेज एंड फैक्टर्स, सोशल एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस मतलब कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट या तुम्हारा इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट, म्यूनसिपैलिटी, ये सब हो गए इंस्टीट्यूशंस। और इंडिविजुअल माने इंडिविजुअल लोग यानी पीपल। तो ये चार चीज फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन जब तुम्हारे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या नेचर या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, मतलब तुम्हारे बियॉन्ड कंट्रोल है। ये कुछ फैक्टर स्पेसिफिक होंगे, कुछ फैक्टर जनरल होंगे, मतलब कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कपड़े की लाइन में और कपड़े पे गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाया तो वो मेरे सिर्फ बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई चेंज आ रहा है जो ओवरऑल सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करे, उसको बोलते हैं जनरल फोर्स, जो सबके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। फिर होता है ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड, अगर एक इम्पैक्ट करेगा तो दूसरा भी इम्पैक्ट करेगा। अगर तुम्हारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन होगा तो सोसाइटी का भी कमाई घटेगा, तो उससे पॉलिटिकल फैक्टर भी अलग हो जाएंगे, इंटरनेशनल रूल भी तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे। तो एक चीज खराब हो तो सारी चीजें तुम्हारे बिजनेस के लिए खराब होने चालू होती है। तो सारे फैक्टर इंटरकनेक्टेड है, एक खराब होगा तो दूसरा भी इम्पैक्ट करेगा। अनसर्टेन है, कब इम्पैक्ट करे तुम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, कब बदलेगा अचानक ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। डायनामिक है, ये फैक्टर हर समय बदलते रहते हैं। आज कोई फैक्टर इम्पैक्ट कर रहा है, कल कोई और, परसों कोई और। इस साल कोई एक फैक्टर एक वे में इम्पैक्ट कर रहा है, अगले साल वही फैक्टर कोई और वे में इम्पैक्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब इनको समझना बहुत मुश्किल है, इनका इम्पैक्ट को इनको स्कैन करना बहुत मुश्किल है, पहले से जज करना बहुत मुश्किल है। रिलेटिविटी है, मतलब एक कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन ये वेरी करते रहेंगे, कल्चर टू कल्चर ये चेंज होंगे। मतलब जो फैक्टर इंडिया में अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो इंडिया में सेल, बंगाल में सेल बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है दिल्ली महाराष्ट्र में उसका दुर्गा पूजा पे सेल बढ़े, वहाँ दिवाली पे सेल बढ़ सकता है। अमेरिका में क्रिसमस के टाइम में इम्पैक्ट होगा, अभी कुछ नहीं होगा। तो ये वेरी करते हैं, रिलेटिव है, मतलब ये रीजन टू रीजन, पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पहले से जज करने का फायदा क्या है। तो पहला दोनों एडवांटेज जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो केस स्टडी में बहुत काम आता है। जो पहला एडवांटेज है फर्स्ट मूव एडवांटेज, मतलब अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से जज कर लो तो कंपटीटर के मुकाबले तुम पहले आगे बढ़ जाओगे। तुमको अगर पहले से पता चल जाए कि गवर्नमेंट एक प्रोडक्ट पे जीएसटी बढ़ाने वाला है तुम्हारे रॉ मटेरियल पे, तो तुम अपने कंपटीटर के मुकाबले वो रॉ मटेरियल पहले ही खरीद लोगे, तुमको सस्ता मिल जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट सस्ता बनेगा। तो तुम फर्स्ट मूव एडवांटेज ले सकते हो अगर ये एनालिसिस तुम पहले कर पाए तो। दूसरा बोल रहा है अर्ली वार्निंग सिग्नल या थ्रेट को पहले से अंदाजा लगा लेना। अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ रहे हो तो आने वाले खतरे को तुम पहले समझ जाओगे तुम्हारे राइवल्स के मुकाबले, और तुम उसी हिसाब से प्लानिंग करके बच जाओगे। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्स। तुमको अगर पहले ही पता चल जाए कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आने वाला है या कहीं पर कोई स्ट्राइक होने वाली है, तो तुम रॉ मटेरियल पहले ही खरीद लोगे, मतलब रिसोर्सेज को तुम पहले से अरेंज कर लोगे। तुमको जो पता चल जाए कि आगे क्या लगेगा, नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आने वाली है, तो तुम उस हिसाब से रॉ मटेरियल वगैरह पहले ही अरेंज कर लोगे। हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ अडॉप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तुम अगर एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन और एनालाइज कर रहे हो तो जो भी चेंजेस आएगा तुम उसके लिए तैयार रहोगे, तुम उसको इजीली अडॉप्ट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्लियर रहेगा कि कैसे हैंडल करना है। तुमको ये एनवायरनमेंट को पहले से जज करना तुमको तुम्हारी पॉलिसीज और प्लानिंग बनाने में मदद करेंगे। इससे तुम्हारे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ग्रोथ आएगा। ये था इसका एडवांटेजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आंसर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और यही चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। डायमेंशंस मतलब क्या होता है, वो अलग अलग फैक्टर्स एंड फोर्सेज या इंस्टीट्यूट्स जो तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर, ये लोग इस मॉडल को हम लोग पेस्टल मॉडल बोलते हैं, PESTEL, बट ये वाला ई नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। P माने पॉलिटिकल, E माने इकोनॉमिकल, S माने सोशल, T माने टेक्नोलॉजिकल, L माने लीगल, और ये जो E हट गया ये नेचुरल एनवायरनमेंट।
इसको तुम्हारे सिलेबस में नहीं रखा गया, जो लोग सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं उनके है। तो PESTL मॉडल है। पी से पॉलिटिकल, से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या हुआ सर? वो फोर्सेज या फैक्टर्स जो देश के इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे और वो ओवरऑल फिर मेरे बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेंगे। जैसे तुम्हारे को इसका सबसे इजी वे में बताऊं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर का नाम ही सारा इकोनॉमिकल फैक्टर है। जैसे जीडीपी में चेंज होना, लोगों का इनकम में चेंज होना, इन्फ्लेशन में चेंजेस आना। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा तो तुम्हारा बिजनेस को नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, महंगाई घटेगा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। इंटरेस्ट रेट घटना या बढ़ना, जीएसटी लॉ पास होना, डिमोनेटाइजेशन होना, बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आना, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आना, इकोनॉमिक या फिजिकल पॉलिसीज या मॉनेटरी पॉलिसी, वो आरबीआई का रेट कम बेसी करना, गवर्नमेंट का टैक्सेस रेट को कम बेसी करना, ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर है। सेविंग इन्वेस्टमेंट का बात, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बात, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात, मनी सप्लाई का बात, इंटरनेशनल उधारी का बात, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बात, उनमें फ्लक्चुएशन का बात, नेशनल इनकम का बात, ये सब तुम्हारे डिमांड का बात, सप्लाई का बात, मार्केट का बात, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, ये सब इकोनॉमिकल चैप्टर्स हैं, इन्हीं का बात यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट आया सोशल फैक्टर। तो वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लोगों का डेमोग्राफी मतलब एजुकेशन लेवल, उनका टेस्ट प्रेफरेंस, उनका अमीरी गरीबी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेल फीमेल, ओल्ड एज यंग एज, जेंडर, एज, ये सब फैक्टर जब तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर, लोगों का रहन सहन, कस्टम, ट्रेडिशन, लोगों का एजुकेशन, लोगों का सोच, सोसाइटी कैसे सोचता है, सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं। अब एक पंजाबी एरिया है, वहाँ में अगर इडली डोसा का दुकान खोलूँ तो बिकेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बिकेगा। और वही अगर साउथ इंडियन एरियाज में अगर जाके मैं ज़्यादा पाव भाजी का दुकान खोलूँ तो बिकेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बिकेगा। जहाँ बहुत ज़्यादा ओल्ड एज पीपल रहते हैं, वहाँ मैं जीन्स पैंट का दुकान खोल रहा हूँ, या जहाँ ज़्यादा बहुत यंग एज क्राउड है, वहाँ पे मैं धोती कुर्ता का दुकान खोल रहा हूँ। या फिर जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ मैं ट्रैक्टर बेच रहा हूँ। या फिर जहाँ पे बहुत मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं है, वहाँ मैं लैपटॉप्स का दुकान खोल रहा हूँ। मैं स्लम एरिया में मर्सिडीज़ की शोरूम खोल रहा हूँ। तो ये सब कल्चरल फैक्टर है, जो सोशल फैक्टर है, जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अब एग्जाम्पल में भी वही सब फैक्टर दिया, लोगों का रिजर्वेशन यानी आरक्षण का बात, वुमेन्स का पेइंग इक्वलिटी का बात, मिडिल क्लास फैमिलीज़ का बात, एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड का बात, फिटनेस हेल्थ का बात, क्वालिटी ऑफ लाइफ का बात, वुमेन को कितना वर्क फोर्स में जॉब मिल रहा है उसका बात, बर्थ रेट डेथ रेट का बात, लोगों का इनोवेटिव लाइफस्टाइल के लिए क्या सोचना है, लिटरेसी रेट का बात, एजुकेशन का बात, लोगों का ट्रेडिशन कस्टम हैबिट्स का बात, ये सब सोशल फैक्टर है। नेक्स्ट आया पॉलिटिकल फैक्टर। तो ऑल फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स, सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, कैसा गवर्नमेंट अभी पावर में है, गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव की नेगेटिव, ज़्यादा लेबर सपोर्टिव है कि ज़्यादा बिजनेसमैन सपोर्टिव है, पॉलिटिकल पार्टी का स्टेबिलिटी कैसा है, क्या वो बार बार बदल रहे हैं, उनका पॉलिसीज़ कैसा है, तुम्हारी गवर्नमेंट का या पॉलिटिकल पार्टी का फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब फैक्टर। जैसे स्वच्छ भारत अभियान बाई बीजेपी, स्किल इंडिया मूवमेंट बाई गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बात, बार बार गवर्नमेंट बदल रहा है कि वही रह रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोफाइल, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया का बात, गवर्नमेंट कितना बिजनेस में इंटरफेयर करता है या नहीं करता है, फॉरेन पॉलिसीज़ कैसी है गवर्नमेंट की, तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी क्या है बिजनेस को लेकर, तो वो सब हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। लीगल फैक्टर क्या हुआ, तुम्हारे देश में लॉ ऑफ लैंड क्या है, गवर्नमेंट या कोर्ट कोई रूल बना रहा है और नहीं फॉलो करने पे उसमें पनिशमेंट भी है। मेरा दो बात याद रखना, गवर्नमेंट या कोर्ट कोई रूल बना रहा है, नहीं फॉलो करने पे पनिशमेंट है। तो बहुत सारे जो एक्ट्स का बात होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई ऑर्डर इशू किया है, म्यूनसिपैलिटी कोई ऑर्डर निकाला है, पुलिस कोई ऑर्डर निकाला है, सेंट्रल स्टेट या लोकल गवर्नमेंट या कोर्ट कोई जजमेंट पास किया है, कोई डिसीजन लिया है, तो ये सब हो गया लीगल एनवायरनमेंट। जैसे लाइसेंस रिलेटेड रूल, जैसे तुमको सिगरेट पैकेट पे लिखना ही पड़ेगा वार्निंग, या एमआरपी लिखना ही पड़ेगा, वेटेज लिखना ही पड़ेगा, एक्सपायरी डेट लिखना ही पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज को लेके क्या एक्ट रूल क्या है, देखो तुम्हारा गवर्नमेंट का फॉरेन रिलेशन कैसा है पॉलिटिकल फैक्टर है, लेकिन डॉलर पाउंड को लेके इंडिया में रूल क्या है, वो हो गया फॉरेन एक्सचेंज। एडवर्टीजमेंट में क्या दिखा सकते हैं क्या नहीं दिखा सकते, जैसे दारू का ऐड नहीं दिखा सकते,
सिगरेट का ऐड नहीं दिखा सकते, टोबैको प्रोडक्ट का ऐड नहीं दिखा सकते, ये सब लीगल फैक्टर होगा। बैन है, बैन करोगे तो पनिशमेंट है, पेनल्टी है, और ये बैन कौन लगाया? कोर्ट या गवर्नमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब टेक्नोलॉजी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है या तुम्हारा राइवल कितना बेटर टेक्नोलॉजी तुमसे यूज कर, दो ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना। टेक्नोलॉजी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है या टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज हो रहा है तुम्हारा या तुम्हारे राइवल बिजनेस का। तो जैसे CD रोम आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, ग्रॉसरी आइटम अब ऑनलाइन खरीदने लग गए लोग, एयर टिकट वगैरह ऑनलाइन बुकिंग होने लग गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, होटल वगैरह एयरलाइन वगैरह ऑनलाइन बुकिंग होती है, कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहा है टेक्नोलॉजी में। जैसे लैपटॉप मोबाइल में लोग ट्रांजिस्टर में आ गए रेडियो की जगह, या टाइपराइटर की जगह वर्ड प्रोसेसर यूज करने लग गए, कार्बन पेपर की जगह फोटोकॉपियर यानी जेरॉक्स मशीन यूज करने लग गए, IT सेक्टर डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज होने लग गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टेक्नोलॉजी का यूज होने लग गया, ऑनलाइन बुकिंग्स होने लग गई। तो ये सब हो गया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। एक और छोटा सा पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, LPG। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो। L माने लिबरलाइजेशन, P माने प्राइवेटाइजेशन, G माने ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन माने एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मेनी अदर रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट लिबरल कर दिया, बहुत सारे बिजनेस प्राइवेट को भी अलाउ कर दिया करने के लिए, और ये लाइसेंस के लिए रूल इजी कर दिए, ये हुआ लिबरलाइजेशन। तो लाइसेंस कंसेप्ट एबोलिशन हो गया, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेस भी कई एक बिजनेस में आ सकता है। टैक्स रेट कम हो गए, गवर्नमेंट टैक्सेस का बैन हटा दिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन हटा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेट कम कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया बिजनेस ओपन करने का प्रोसीडियर इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों के लिए। गुड्स का मूवमेंट इजीली अलाउ कर दिया, गुड्स का प्राइस फिक्सिंग तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, एज ए बिजनेसमैन तुम डिसाइड करो किस गुड्स का क्या दाम रखोगे। ये हुआ प्राइवेट लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन माने गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट जो सेक्टर्स हैं उनमें गवर्नमेंट बोला तुम आओ हम लोग मिल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा बिजनेस है गवर्नमेंट का, उसमें प्राइवेट कंपनीज को बोला जा रहा है तुम लोग भी इन्वेस्टमेंट करो, या तो पूरा बिजनेस खरीद लो, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर हो गया डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर आओ दोनों मिल के करते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट तुम करो थोड़ा हम करते हैं। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्री चल रहा है उसी में एक बोर्ड बनाया गया जो सिक कंपनी को रिवाइवल के लिए बनाया गया, सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये लोग सिक यूनिट को, जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है जो लॉस मेकिंग है, उनको वापस रिवाइव करने के लिए जो बोर्ड बनाया गया, ये भी प्राइवेटाइजेशन का पार्ट था। गवर्नमेंट अपना स्टेक को डाइल्यूट किया, मतलब अपना कंट्रोल को कम किया, अपना कंट्रोल को 51% के आसपास रखा, बाकी बोला प्राइवेट कंपनी को तुम लोग भी आओ पैसा लगाओ, तुम लोग भी ओनरशिप कर लो, मैनेजमेंट में पार्ट लो। तो ये हो गया, जैसे ONGC, BSNL, ये सब में गवर्नमेंट बोला प्राइवेट कंपनी को आओ तुम लोग साथ में। ग्लोबलाइजेशन माने इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी के साथ मर्ज करना, इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लाइसेंस इजी कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया, टैक्सेस को कम कर दिया, कोटा हटा दिया। कोटा मतलब कितना आइटम फॉरेन से मंगा सकते हो, क्वांटिटी। पहले गवर्नमेंट बताता था इस आइटम का इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आएगा, अब वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। तो इंपोर्ट को लिबरल कर दिया, डॉलर पाउंड का रेट को अपने कंट्रोल से बाहर करके मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। पहले RBI डिसाइड करता था डॉलर पाउंड का रेट क्या होगा, अब बोलता है बाजार खुद डिसाइड करेगा डिमांड सप्लाई के हिसाब से। एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा ही दिया। तो ये सब करके गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मर्ज किया, इंटरकनेक्टेड कर दिया। ये हुआ LPG। इसका फायदा क्या हुआ, इंडिया में कंपटीशन बढ़ा, डिमांड बढ़ गया कस्टमर का, और नया नया प्रोडक्ट आ गया दुनिया में, इंडिया में रैपिड चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में इंडिया एडवांस कर गया, डेवलपिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हुआ, तुम्हारे अंदर नया नया स्किल, नया नया टैलेंट, ये सब बढ़ गया, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, सब कुछ कस्टमर के डिमांड के हिसाब से चीज़ें बनने लग गई। बजट गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में जब अपना इन्वेस्टमेंट कम किया, उस पैसे को गवर्नमेंट दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट किया, तो बजट का लॉस कम हो गया, और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा, तो इंडिया का दुनिया में सर्वाइवल बढ़ गया, इंडिया बड़ा बिजनेस बन गया, धीरे धीरे इंडिया बड़ा जगह बन गया लोगों के लिए। यही हुआ ये टॉपिक। एक टॉपिक और है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब
लीगल करेंसी को लीगल सिस्टम से बाहर कर देना। तो किसी करेंसी को लीगल सिस्टम से बाहर कर देना इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। इंडिया में कब हुआ था? नवंबर 8 2016 500 और 1000 का नोट को डिमोनेटाइज किया गया था, उसको विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम सर्कुलेशन। 86% ऑफ द करेंसी विड्रॉ गया था। इसका ये क्यों किया गया? ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए किया गया था। लोग टैक्स का चोरी कर रहे थे, लोग अपने सेविंग को घरों में अलमीरा में बंद कर रहे थे, इससे लोगों का पैसा बैंकिंग सिस्टम में आया, डिजिटल कैश बढ़ा इंडिया में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बेटर हो गए इंडिया में। तो डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट गिरा, प्राइवेट वेल्थ कम हुआ, पब्लिक सेक्टर का ग्रोथ हुआ, डिजिटलाइजेशन हो गया, रियल स्टेट का प्राइस डिक्लाइन हुआ, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ गया। इसका फ़ायदा ये सब हुआ। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3